My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आज की क्लास में हम सभी लोग लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करेंगे और हम सभी लोग देखेंगे कि जो निस्यंदन सिद्धांत था उसको एक सरकारी नीति कैसे प्रदान किया गया लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लॉर्ड ऑकलैंड्स पॉलिसी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड और लॉर्ड ऑकलैंड्स एजुकेशनल मिनट ऑफ 1839, अर्थात लॉर्ड ऑकलैंड का जो शिक्षा के संबंध में जो विवरण पत्र था 1839 का, इसके बारे में आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा करेंगे लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति के बारे में। हम सभी लोग देखेंगे एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड क्या थी और साथ ही साथ लॉर्ड ऑकलैंड्स एजुकेशनल मिनट ऑफ 1839, अर्थात 1839 का लॉर्ड ऑकलैंड का शिक्षा से संबंधित विवरण पत्र क्या था। और उसी में हम लोग देखेंगे निस्यंदन सिद्धांत को सरकारी नीति के रूप में कैसे प्रस्तावित किया जाता है, निस्यंदन सिद्धांत को सरकारी नीति का रूप कैसे प्रदान किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। डियर स्टूडेंट्स, मैकाले के विवरण पत्र में घोषित शिक्षा नीति की विलियम बेंटिंग की स्वीकृति ने भारतीय शिक्षा को एक निश्चित दिशा तो प्रदान की थी, परंतु यह प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त न कर सकी। इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने मैकाले मिनट्स के बारे में चर्चा किया है और उसके उपरांत लॉर्ड विलियम बेंटिंग की जो शिक्षा की नीति थी इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। मैकाले का जो विवरण पत्र था उसमें जो घोषित शिक्षा नीति थी उसी को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने स्वीकृति दी थी और भारतीय शिक्षा को एक निश्चित दिशा प्रदान करने की कोशिश की थी। लेकिन जो असली विवाद था, जिसको हम लोग प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जानते हैं, ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी के नाम से जानते हैं, जो विलियम बेंटिंग की शिक्षा नीति थी वह जो है प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त करने में, उसको खत्म करने में असफल सिद्ध होती है। वह प्राच्य पाश्चात्य विवाद को समाप्त नहीं कर पाती है। मैकाले के विवरण पत्र पर आधारित शिक्षा नीति के प्रकाशन के 13वें दिन ही लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने त्यागपत्र दे दिया। चूंकि जो ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी थी, जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था, इस विवाद का अंत जो है मैकाले के विवरण पत्र पर आधारित जो शिक्षा नीति थी उसके माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे इस शिक्षा नीति के प्रकाशन के 13वें दिन ही त्यागपत्र देते हैं और त्यागपत्र देकर के वापस चले जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के त्यागपत्र के उपरांत उनके उत्तराधिकारी के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड को उनका उत्तराधिकारी बनाया जाता है और जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग वहाँ से वापस चले जाते हैं, फिर उस समय जो है जो प्राच्यवादी थे, प्राच्यवादी चूंकि वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की शिक्षा नीति से असंतुष्ट थे, इसलिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जाने के उपरांत प्राच्यवादियों ने अपना आंदोलन पुनः से प्रारंभ कर दिया। अर्थात प्राच्यवादी जो थे वो विलियम बेंटिंग की दी गई शिक्षा नीति से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वे अपना आंदोलन पुनः प्रारंभ कर देते हैं। प्राच्यवादी मैकाले के विवरण पत्र तथा बेंटिंग के आदेश पत्र से संतुष्ट नहीं रहते हैं। अब जब लॉर्ड ऑकलैंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग के उत्तराधिकारी बनकर के भारत आते हैं तो उनके जो समक्ष जो है यह एक अत्यंत गंभीर स्थिति थी। लॉर्ड ऑकलैंड ने स्थिति को अत्यंत गंभीर पाया और
लॉर्ड ऑकलैंड जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आए तो उनके समक्ष जो है शिक्षा के संबंध में दो प्रमुख समस्याएं थी, दो गंभीर समस्याएं, दो प्रमुख समस्याएं लॉर्ड ऑकलैंड के समक्ष थी। जब लॉर्ड ऑकलैंड जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक का उत्तराधिकारी बनकर के भारत आते हैं, उन्होंने देखा कि भारत में जो स्थिति है वो बहुत अत्यंत गंभीर है प्राच्य पाश्चात्य विवाद को लेकर के। तो जो दो गंभीर समस्याएं जो शिक्षा के संबंध में लॉर्ड ऑकलैंड के समक्ष थी, वह थी द फर्स्ट वन, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का निस्तारण, अर्थात जो ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी थी, जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था, उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसका निस्तारण कैसे किया जाए। और दूसरा था एक नई शिक्षा नीति का निर्धारण करना। तो शिक्षा की नई नीति का निर्धारण करना एक दूसरा उनके समक्ष समस्या थी। और पहली समस्या थी प्राच्य पाश्चात्य विवाद का निस्तारण कैसे किया जाए। अब प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो था, इस विवाद के संबंध में लॉर्ड ऑकलैंड लगभग 4 वर्षों तक इस विवाद पर अध्ययन करते रहे। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने लगभग 4 वर्षों तक इस विवाद के कारणों का अध्ययन किया और अपने अध्ययन के उपरांत लॉर्ड ऑकलैंड इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है, जो ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी है, उसमें प्राच्यवादी जो असंतुष्ट हैं, उनकी असंतुष्टि का जो मूल कारण है वह यह है कि प्राच्य शिक्षा पर कम धन का व्यय किया जा रहा है। तो प्राच्य शिक्षा पर कम धन का व्यय किया जाना ही प्राच्यवादियों की असंतुष्टि का मूल कारण था, प्राच्यवादियों की विरोध का मूल कारण था। यह जो है अपने 4 वर्षों के अध्ययन के उपरांत लॉर्ड ऑकलैंड पाते हैं। इसीलिए उनका मानना था कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ अधिक धन व्यय कर दिया जाए तो प्राच्यवादी क्या होंगे, वे संतुष्ट हो जाएंगे, वे शांत हो जाएंगे। तो प्राच्य शिक्षा पर कुछ अधिक धन यदि व्यय कर दिया जाए लॉर्ड ऑकलैंड के अनुसार तो प्राच्यवादी संतुष्ट हो जाएंगे, प्राच्यवादी शांत हो जाएंगे। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और इसी निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप उन्होंने प्राच्यवादी शिक्षा के लिए अतिरिक्त जो है 31,000 रुपये प्रतिवर्ष स्वीकार किया। तो ध्यान दीजिए, प्राच्य पाश्चात्य विवाद को निपटाने के लिए लॉर्ड ऑकलैंड ने प्राच्यवादी शिक्षा के लिए अतिरिक्त 31,000 या 31,000 रुपया प्रतिवर्ष स्वीकार किया और 31,000 रुपया प्रतिवर्ष स्वीकार करके वे जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद चला आ रहा था उसको धीरे धीरे वे उसका निस्तारण करते हैं और प्राच्यवादियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। जबकि जो पाश्चात्यवादी होते हैं, उन पाश्चात्यवादियों को संतुष्ट करने के लिए ऑकलैंड ने पाश्चात्यवादी शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी अतिरिक्त 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देना मंजूर किया। तो 31,000 प्राच्यवादियों को देकर के 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष जो है पाश्चात्यवादियों को देकर के वे दोनों प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों को संतुष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया और इस तरह से लॉर्ड ऑकलैंड जो है जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद चला आ रहा था उसका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। और उसके उपरांत जब वो प्राच्यवादियों को संतुष्ट कर देते हैं 31,000 रुपीज़ पर ईयर देकर के 1 लाख रुपीज़ पर ईयर पाश्चात्यवादियों को देकर के संतुष्ट कर देते हैं, तो उनके समक्ष जो दूसरी समस्या थी वह थी एक नई शिक्षा नीति का निर्धारण करना। तो ऑकलैंड की नई शिक्षा नीति क्या थी, ऑकलैंड की शिक्षा नीति क्या थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ऑकलैंड की शिक्षा नीति। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑकलैंड्स एजुकेशनल मिनट्स या ऑकलैंड का जो शिक्षा के संबंधी घोषणा पत्र था उसके बारे में या ऑकलैंड की शिक्षा नीति के बारे में हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। शिक्षा नीति के संदर्भ में ऑकलैंड मैकाले के विचारों से प्रभावित था। ध्यान दीजिए कि लॉर्ड ऑकलैंड जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वे मैकाले की जो मिनट्स था या मैकाले के जो विचार थे उससे सहमत थे, उसी तरह से लॉर्ड ऑकलैंड भी मैकाले के विचारों से प्रभावित थे और इसीलिए वह मैकाले के निषेधन सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया। तो लॉर्ड ऑकलैंड भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक की तरह ही लॉर्ड मैकाले के निषेधन सिद्धांत के समर्थक थे। लॉर्ड ऑकलैंड ने भी लॉर्ड मैकाले के निषेधन सिद्धांत का या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का समर्थन किया। 24 नवंबर 1839 को एक मिनट्स के द्वारा या एक विवरण पत्र जारी करके लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की। तो ध्यान दीजिए, लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कब की? 24 नवंबर 1839 को एक विवरण पत्र के माध्यम से, एक मिनट्स के माध्यम से लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की थी। लॉर्ड ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र या मिनट में निषेधन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार करते हुए घोषणा किया।
ध्यान दीजिए कि जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मैकाले था, जो मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत था, उसी को लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा शिक्षा की सरकारी नीति घोषित की जाती है। तो शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड ने निस्यंदन सिद्धांत को स्वीकार किया। लॉर्ड ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र में निस्यंदन सिद्धांत को शिक्षा की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार करते हुए घोषणा करते हैं कि सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा के प्रसार तक सीमित रहने चाहिए। ध्यान दीजिए, सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा के प्रसार तक सीमित रहने चाहिए, जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है तथा जिनकी संस्कृति छीनकर जनसाधारण तक पहुंचेगी। यही बातें लॉर्ड मैकाले के द्वारा अपने निस्यंदन सिद्धांत में भी कही गई थी और उसी बात को लॉर्ड ऑकलैंड भी अपने विवरण पत्र में, अपने मिनट्स में कहते हैं कि सरकार के प्रयास समाज के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा के प्रसार तक सीमित रहने चाहिए, जिनके पास अध्ययन के लिए अवकाश है तथा जिनकी संस्कृति छीनकर जनसाधारण तक पहुंचेगी। इन इंग्लिश वी कैन सी दैट attempts of government should be restricted to the extension of higher education to the upper classes of society who have leisures for the study and whose culture would filter down to the masses। तो ध्यान दीजिए, वही बातें हूबहू की हूबही वही बातें जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा कही गई थी, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सहमति प्रदान की थी, जिस पे वे एग्री हुए थे, वही चीज़ लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा भी कही जाती है। और वे कहते हैं कि अटेम्प्ट्स ऑफ गवर्नमेंट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंशन ऑफ हायर एजुकेशन टू द अपर क्लासेज ऑफ सोसाइटी, अर्थात जो समाज के अपर क्लास हैं उन्हीं को हायर एजुकेशन प्रदान किया जाएगा। हु हैव लेजर्स फॉर स्टडी, जिनके पास स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए समय है, अवकाश है। एंड हुज कल्चर्स वुड फिल्टर डाउन द मासेज, और जिनकी संस्कृति ऐसी है कि वहाँ से शिक्षा धीरे धीरे छन छन करके निम्न वर्ग तक या जनसाधारण तक पहुँचेगी। लॉर्ड ऑकलैंड की इस शिक्षा नीति के फलस्वरूप उच्च शिक्षा का तीव्र प्रसार हुआ, परंतु जनसाधारण की शिक्षा को एक बड़ा आघात पहुंचा। तो ध्यान दीजिए, लॉर्ड ऑकलैंड ने जो अपनी शिक्षा नीति दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उच्च शिक्षा सिर्फ उच्च वर्ग को दिया जाएगा, तो उससे उच्च शिक्षा का बहुत तेजी से विकास होता है, उच्च शिक्षा का तीव्र विकास होता है। लेकिन जो आम जनमानस थी, जो जनसाधारण थी, जनसाधारण की शिक्षा को एक बहुत बड़ा आघात लगता है, क्योंकि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन का सिद्धांत पूरी तरह से फेल सिद्ध होता है। अपने विवरण पत्र में प्राच्यवादियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने के लिए लॉर्ड ऑकलैंड ने कुछ घोषणाएं की थी। तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा अपने विवरण पत्र में क्या क्या घोषणाएं की गई प्राच्यवादियों को संतुष्ट करने के लिए, इसको जल्दी से देख लेते हैं। द फर्स्ट वन, प्राच्य विद्यालयों को पूर्ववत चलने दिया जाए और उन्हें उतनी ही आर्थिक सहायता या अनुदान दी जाए जितनी लॉर्ड बेंटिंग के आज्ञा पत्र से पूर्व दी जाती रही है। तो ध्यान दीजिए, लॉर्ड ऑकलैंड ने जो प्राच्य विद्यालय थे उसको बंद करने की बात नहीं करते, कहते हैं कि उसको पूर्ववत चलने दिया जाए और उनको वे आर्थिक सहायता या आर्थिक अनुदान दी जाए जो लॉर्ड बेंटिंग के आज्ञा पत्र से पूर्व दी जाती रही है। तो उसको भी कंटिन्यू करने की बात करते हैं प्राच्य विद्यालयों को, और पूर्व में से जो सहायता या अनुदान उनको दी जाती रही है। अगली जो बात करते हैं दैट इज प्राच्य शिक्षा के लिए जो अतिरिक्त धनराशि 31,000 रुपया प्रतिवर्ष मंजूर की गई है, उससे प्राच्यवादी शिक्षा के प्रचार और प्राच्य पुस्तकों के प्रकाशन पर व्यय किया जा सकेगा। तो ध्यान दीजिए, लॉर्ड ऑकलैंड जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जो समाधान सुलझाते हैं, जो प्राच्यवादियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसमें उन्होंने प्रतिवर्ष अतिरिक्त 31,000 रुपये की धनराशि को मंजूर किया था। तो उसके लिए वे कहते हैं कि प्राच्य शिक्षा के लिए जो अतिरिक्त धनराशि 31,000 रुपये प्रतिवर्ष मंजूर की गई है, उससे प्राच्यवादी शिक्षा के प्रचार और प्राच्य पुस्तकों के प्रकाशन पर व्यय किया जा सकेगा। और साथ ही साथ यदि प्राच्य विद्यालय अपने अंदर पाश्चात्य विषयों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराना चाह रहे हों तो वे इस धनराशि का उस मद में भी व्यय कर सकते हैं। अर्थात प्राच्यवादियों को या प्राच्य विद्यालयों को इस चीज़ की छूट दी गई कि यदि आप अपने विद्यालयों में पाश्चात्य विषयों की पढ़ाई कराना चाहते हैं, पाश्चात्य विषयों के अध्ययन की सुविधा देना चाहते हैं, तो जो 31,000 या 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जा रही है पर ईयर या प्रतिवर्ष, उस धनराशि का प्रयोग भी पाश्चात्य विषयों के अध्ययन की सुविधा के लिए आप कर सकते हैं। तो साथ ही
यदि प्राच्य विद्यालय अपने अंदर पाश्चात्य विषयों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराना चाहे तो वे इस धनराशि को उस मद में भी व्यय कर सकते हैं। अगली जो बात कही गई प्राच्यवादियों को संतुष्ट करने के लिए वह यह थी कि प्राच्य विद्यालय इस धनराशि का उपयोग पहले प्राच्य विषयों की शिक्षा व्यवस्था के लिए करेंगे और यदि उसमें से कुछ धन बचता है, कुछ रुपया बचे, तो उससे अंग्रेजी कक्षाएं वे खोल सकते हैं। तो प्राच्यवादियों के लिए कहा गया कि जो 31,000 रुपीज अतिरिक्त दिया जा रहा है पर प्रतिवर्ष, उस धनराशि का उपयोग सबसे पहले प्राच्यवादी संस्थाएं या विद्यालय प्राच्य विषयों की शिक्षा व्यवस्था के लिए करेंगे और उसमें से यदि वे धन बचता है और यदि अपने विद्यालयों में वे पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य विषयों की शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा देना चाहते हैं तो वे जो अतिरिक्त धन बचता है उससे जो अंग्रेजी कक्षाओं को खोलने में उस धन का व्यय कर सकते हैं या उस रुपए का प्रयोग अंग्रेजी की कक्षाएं खोलने में किया जा सकता है। अगली जो बात कही गई वो यह कहा गया प्राच्यवादियों को संतुष्ट करने के लिए कि प्राच्य विद्यालयों की जो शिक्षक हैं उनको सम्मानजनक पर्याप्त वेतन दिया जाएगा। तो जो टीचर्स हैं प्राच्य विद्यालयों में, उन टीचर्स को, उन शिक्षकों को सम्मानजनक पर्याप्त वेतन दिए जाने की बात भी लॉर्ड ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र में कही और साथ ही साथ उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप के प्रावधान की बात कही। उन्होंने कहा कि प्राच्य विद्यालयों में पढ़ने वाले 1/4 या 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां भी दी जाएंगी। तो विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप्स या छात्रवृत्ति देने की बात भी लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा कही जाती है कि प्राच्य विद्यालयों में पढ़ने वाले 25% या 1/4 विद्यार्थियों को, छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जाएंगी। इस तरह से लॉर्ड ऑकलैंड ने जो प्राच्यवादी थे उन प्राच्यवादियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का प्रयास अपने विवरण पत्र में किया। अब हम लोग चर्चा कर लेंगे कि निस्संदन सिद्धांत और लॉर्ड ऑकलैंड की जो शिक्षा नीति थी उसका क्या प्रभाव हुआ, क्या उसका इफेक्ट होता है। तो जो सबसे पहला इफेक्ट होता है, जो सबसे पहला प्रभाव होता है वो होता है ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी जो चल रही होती है उसका समापन या उसका अंत। तो 1813 के आज्ञा पत्र के उपरांत उसकी जो सेक्शन 43 थी, जो धारा 43 थी, उसकी वजह से जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न होता है उस विवाद का अंत करने में लॉर्ड ऑकलैंड सफल होते हैं। तो प्राच्य पाश्चात्य का विवाद का अंत जो है लॉर्ड ऑकलैंड अपनी शिक्षा नीति के द्वारा करने में सफल होते हैं। तो यह एक प्रभाव रहा। दूसरा यह प्रभाव रहा कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की उच्च शिक्षा का प्रसार बहुत तेजी से होना शुरू हो गया हमारे देश में, क्योंकि ऑकलैंड भी कहीं न कहीं मैकाले की शिक्षा नीति या मैकाले की विवरण पत्र से प्रभावित थे और मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल देना चाहता था। इसलिए ऑकलैंड की शिक्षा नीति के प्रभाव से अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की उच्च शिक्षा का प्रसार भारत में तेजी से होने लगा। जो अगला प्रभाव था वह यह था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को सरकारी नौकरियों के अवसर प्राप्त हुए। पूर्व में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। उनको अधिमानी अर्हता या उनको वरीयता के रूप में देखा जाता था। तो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को सरकारी नौकरियों के अवसर प्राप्त होने लगे और साथ ही साथ समाज में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग का निर्माण भी हो गया। जो निस्संदन सिद्धांत में कहा गया था कि हम जो है जो उच्च वर्गीय भारतीय हैं उन्हीं को हम शिक्षा देंगे, उच्च शिक्षा देंगे और उनसे छन छन करके निम्न वर्ग तक शिक्षा जाएगी। तो धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त उच्च वर्ग का एक निर्माण होता चला गया। तो समाज में एक ऐसे उच्च वर्ग का निर्माण हुआ जो अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त किए थे। इस तरह से जो है भारत में या राष्ट्र में एक अंग्रेज भक्त और राष्ट्रभक्त दोनों प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति जो पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे वे अंग्रेज भक्त हो जाते थे और दूसरे वे थे जो राष्ट्रभक्त थे, जो अपने देश से प्रेम करते थे। तो इस तरह से अंग्रेज भक्त और राष्ट्रभक्त दो प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण जो है ऑकलैंड की शिक्षा नीति के प्रभाव से होता है। और जब अलग अलग वर्ग के व्यक्तियों का निर्माण होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वर्ग संघर्ष प्रारंभ होता है। तो अलग अलग वर्ग के व्यक्तियों में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, अंग्रेज भक्त वर्ग और राष्ट्रभक्त, इनमें धीरे धीरे वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। तो वर्ग संघर्ष का प्रारंभ भी लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति का ही परिणाम रही है। और इसी के साथ साथ शिक्षा ऊपर से नीचे पहुंचने का जो स्वप्न था अर्थात जो निस्संदन का सिद्धांत था वो पूरी तरह से असफल सिद्ध भी होता है। शिक्षा ऊपर से नीचे पहुंचने का जो स्वप्न था वो चकनाचूर होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जो है शिक्षा
डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन सिद्धांत में जो अब में परिकल्पना की गई थी वह पूरी तरह से फेल होती है। निस्यंदन सिद्धांत पूरी तरह से फेल होता है और शिक्षा ऊपर से नीचे अर्थात उच्च वर्ग से आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाती है। निस्यंदन सिद्धांत पूरी तरह से असफल सिद्ध होता है। इस तरह से सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि निस्यंदन सिद्धांत अपने में पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था और इस सिद्धांत पर आधारित ऑकलैंड की शिक्षा नीति भारतीयों के साथ एक बहुत बड़ी धोखा थी। जो ऑकलैंड ने भी लॉर्ड मैकाले की निस्यंदन सिद्धांत का ही समर्थन किया और लॉर्ड मैकाले की निस्यंदन सिद्धांत पर आधारित ही अपनी शिक्षा नीति दी थी। तो इस तरह से लॉर्ड ऑकलैंड की जो शिक्षा नीति थी वो पूरी तरह से भारतीयों के साथ एक प्रकार की धोखा ये थी, क्योंकि निस्यंदन का सिद्धांत जो था वो अमनोवैज्ञानिक भी था, अवैज्ञानिक भी था और वह पूरी तरह से फेल भी होता है। निस्यंदन सिद्धांत आधारित शिक्षा नीति ने देश में अनेक प्रकार के वर्ग उत्पन्न कर दिए थे। तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि निस्यंदन सिद्धांत के परिणाम स्वरूप कौन कौन से वर्ग उत्पन्न हुए हमारे देश में। एक वह वर्ग था जो उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का था। तो उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का वर्ग जो अपने आप को सभ्य और सुसंस्कृत मानते थे। ध्यान दीजिए, एक ऐसे वर्ग का विकास हुआ हमारे देश में निस्यंदन सिद्धांत के परिणाम स्वरूप, जो हायर एजुकेशन प्राप्त किए हुए हायर क्लास के व्यक्ति होते थे। वे अपने आप को सभ्य मानते थे, वे अपने आप को सुसंस्कृत मानते थे। तो सुसंस्कृत और सभ्य मानने वाले उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का एक वर्ग विकसित हुआ और दूसरा वर्ग वह था जो उच्च शिक्षा से वंचित था। तो उच्च शिक्षा से वंचित व्यक्तियों का एक वर्ग वह उत्पन्न हुआ जो अपने आप को हे समझता था। तो इस तरह से दो वर्ग हो गए। एक वर्ग हुआ उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का वर्ग जो अपने आप को सब सुसंस्कृत मानने लगा, और दूसरा वह वर्ग उत्पन्न हुआ जो उच्च शिक्षा से वंचित व्यक्तियों का वर्ग था जो अपने आप को हेय समझता था, अपने आप को निकृष्ट समझता था। इसी तरह से एक अन्य वर्गों की उत्पन्न हुई जिसमें एक सरकारी नौकरियों में कार्यरत व्यक्तियों का वर्ग था जो अपने आप को शासक समझते थे। ध्यान दीजिए, सरकारी नौकरियों में कार्यरत व्यक्तियों का वर्ग जो अपने आप को शासक समझने लगे, और दूसरा जो वर्ग था वह वर्ग था जो सरकारी नौकरियों में नहीं था, अर्थात गैर सरकारी व्यक्तियों का वर्ग जो अपने आप को शासित समझता था। तो ध्यान दीजिए, शासक और शासित दो वर्ग उत्पन्न हुए। शासक वह वर्ग था जो सरकारी नौकरियों में कार्यरत था, अर्थात जो अंग्रेजों के नौकर थे, जो अंग्रेजी नौकरियों कर रहे थे, सरकारी नौकरियों में कार्यरत थे, वे अपने आप को शासक समझने लगे। और दूसरा एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ निस्यंदन सिद्धांत के परिणाम स्वरूप जो गैर सरकारी व्यक्तियों का वर्ग था जो अपने आप को शासित समझते थे। तो इस तरह से जो वर्ग उत्पन्न हुए हमारे देश में, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का वर्ग जो अपने आप को सभ्य और सुसंस्कृत मानते थे, और दूसरा उच्च शिक्षा से वंचित व्यक्तियों का वर्ग जो अपने आप को हे समझते थे, या एक ऐसा वर्ग जो सरकारी नौकरियों में था जो अपने आप को शासक समझते थे, और दूसरा एक ऐसा वर्ग जो सरकारी नौकरियों में नहीं थे, अर्थात गैर सरकारी व्यक्तियों का वर्ग जो अपने आप को शासित समझते थे। तो इस तरह से जो वर्ग उत्पन्न होते हैं, इस वर्ग भेद के परिणाम स्वरूप हमारे देश में वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति होती है। इस तरह से निस्यंदन सिद्धांत जो था उसके परिणाम स्वरूप अनेक वर्ग हमारे देश में उत्पन्न होते हैं और उन वर्गों के बीच में वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। वह वर्ग संघर्ष जो होता है वह उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में होता है, वो शासक और शासित में होता है। वे ऐसे लोगों के बीच में होता है जो अपने आप को शिक्षित और सभ्य समझते थे, और दूसरा एक ऐसा वर्ग था जो अपने आप को हे समझता था। इनके बीच में वर्ग संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, और इस वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति का जो कारण होता है वह लॉर्ड मैकाले की विवरण पत्र पर आधारित निस्यंदन का सिद्धांत होती है, और उस निस्यंदन सिद्धांत पर आधारित शिक्षा नीतियां ही इसका प्रमुख कारण होती हैं। उच्च शिक्षा से प्राप्त शिक्षित और उच्च शिक्षा से वंचित अशिक्षित लोगों के बीच में एक वर्ग हुआ। इसके उपरांत जो है जो नौकरी में थे अर्थात शासक और शासित जो एक वर्ग था, इन दोनों वर्गों के अलावा एक और वर्ग भेद हुआ। पहला वर्ग भेद क्या था? वह वर्ग भेद था जिसमें जो है उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे जिसको हम लोग शिक्षित
कहते थे, जिसको जो अपने आप को सभ्य समझते थे, और दूसरा उच्च शिक्षा से वंचित जो थे, वह एक वर्ग भेद हुआ। दूसरा वर्ग भेद हुआ जो सरकारी नौकरी में थे, जो अपने आप को शासक समझते थे, और दूसरा जो सरकारी नौकरी में नहीं थे, वो शासित थे, जो अपने आप को शासित समझते थे। तो यह वर्ग विभेद के, इस दोनों वर्ग विभेद के अलावा भी एक और अन्य वर्ग भेद होता है निस्संदेह सिद्धांत के परिणाम स्वरूप। उसे कहते हैं अंग्रेज भक्त और राष्ट्र भक्त। तो इस शिक्षा से एक वर्ग भेद और उत्पन्न होता है। वे कौन सा वर्ग भेद होता है? जो अंग्रेजों के भक्त होते हैं और जो राष्ट्र भक्त होते हैं। तो अंग्रेजों के भक्त और राष्ट्र भक्त, इस तरह से एक अन्य वर्ग भेद उत्पन्न होता है हमारे देश में, वो भी निस्संदेह सिद्धांत का ही परिणाम होता है। तो निस्संदेह सिद्धांत के परिणाम स्वरूप जो शिक्षा पद्धति या जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भारत में आती है, उस शिक्षा पद्धति के परिणाम स्वरूप एक अन्य वर्ग भेद उत्पन्न होता है। वो होता है अंग्रेज भक्त और राष्ट्र भक्तों का। लेकिन अंत में राष्ट्र भक्तों की विजय होती है और अंग्रेजों की इस पक्षपातपूर्ण शिक्षा नीति का ही वह सुपरिणाम होती है। अर्थात जो अंग्रेजों के द्वारा पक्षपातपूर्ण शिक्षा नीति लागू की जाती है हमारे देश में, उसी के परिणाम स्वरूप एक ऐसा वर्ग उत्पन्न होता है जो अंग्रेज भक्त होता है, और दूसरा वर्ग ऐसा होता है जो राष्ट्र भक्त होता है। लेकिन अंत में जो जीत होती है वो हमारे देश के राष्ट्र भक्तों की होती है, इस मातृभूमि से प्रेम करने वालों की होती है। जो हमारे देश के राष्ट्रभक्त थे उन्हीं की विजय होती है। जो राष्ट्र के नाम पे अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनकी विजय होती है। तो इस तरह से अंग्रेजों की इस पक्षपातपूर्ण शिक्षा नीति का यह सुपरिणाम रही कि राष्ट्रभक्तों की अंत में विजय होती है और हमारा देश अंत में आज़ाद होता है, और आज़ाद होने के उपरांत भारत की अपनी शिक्षा नीति का विकास होता है। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में एक महत्वपूर्ण शिक्षा नीति के बारे में चर्चा किया, जिसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति। लॉर्ड ऑकलैंड की शिक्षा नीति क्या थी? लॉर्ड ऑकलैंड ने ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी या प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कैसे किया, उसकी जो लॉर्ड ऑकलैंड की जो एजुकेशनल मिनट ऑफ 1839 था, या लॉर्ड ऑकलैंड का जो शिक्षा संबंधी विवरण पत्र 1839 था, इसके बारे में भी हम लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा की। और इसी के अंतर्गत हम सभी लोगों ने यह भी देखा कि लॉर्ड ऑकलैंड की जो शिक्षा नीति थी, या निस्संदेह सिद्धांत पर आधारित जो शिक्षा नीति थी, उस शिक्षा नीति का क्या क्या प्रभाव पड़ा, उस शिक्षा नीति की वजह से कौन कौन से वर्ग उत्पन्न हुए और उनमें वर्ग संघर्ष कैसे उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, या कोई प्रश्न है, या कोई समस्या है, तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। अभी तक जिन प्यारे भाइयों बहनों ने, जिन प्रिय विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, आसानी से देख पाएँ, आसानी से ढूंढ पाएँ, खोज पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर आपके पास कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगे, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।